तो आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और भारत चौथा देश बन गया है जो कि एक यान को चांद के सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि इसका लाइफ कितना है, यानी ये जो पूरा मिशन है इसकी लाइफ कितने डेज तक है। तो एक्चुअली में चंद्रयान का लाइफ सिर्फ 15 दिनों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 दिनों का दिन होता है, यानी धूप रहता है, और बाकी से 14-15 दिन रात रहता है। तो जैसे सनराइज हुआ वैसे ये लैंड किया, यानी अब 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर अपना काम कर पाएगा। धूप, जैसे कोई मिल गया, मैं जादू को धूप चाहिए था, धूप, वैसे प्रज्ञान रोवर पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हैं, विक्रम लैंडर पे भी लगा है, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी और धूप बहुत जरूरी है इनके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा तब धूप चला जाएगा, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी जो मैक्सिमम डेटा है वो 14 दिनों तक आ चुकी होगी। उसके बाद वो सिंपली वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बंद हो जाएंगे। और इसरो के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम होप करते हैं कि वो 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चले, लेकिन ये होप वर्ड यूज किया गया है, यानी इसके लिए कोई सटीक टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया गया है जिससे वो गारंटीड चलेगा बहुत दिन तक, क्योंकि ये मिशन 14 डेज को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया था। बाकी जो ल्यूना 25 जो कि क्रैश किया, अगर वो लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसा पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था प्लूटोनियम के जरिए, जिसके चलते उसको 1 साल तक पावर मिलती। तो इस मामले में सबसे अच्छी न्यूज ये है ना कि इसरो एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक ऐसा प्लूटोनियम का पावर सोर्स बनाने का जिससे अपकमिंग मिशंस में 1 साल तक पावर मिले। लेकिन फिलहाल चंद्रयान जो है ये 14 डेज तक बहुत सी रिसर्चेस करेगा साउथ पोल में। रिसर्चेस के हिसाब से साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस है वो बहुत मात्रा में है, और इसी के बारे में और डेटा धरती चाहता है। मून के इस रीजन में कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता है, और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर परपेचुअल डार्कनेस था बिलियंस ऑफ ईयर्स से, और डार्कनेस है और डार्कनेस रहेगा। वाटर जो है ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि साउथ पोल पर वाटर आइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचता, और इसलिए वहाँ पर ऐसी कंडीशंस है कि पानी बहुत मात्रा में जमी हुई रह सकती है बहुत सालों तक, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। आपको पता है पहला एविडेंस, पहली ऐसी कोई जांच, ऐसा कोई कैलकुलेशन जो ये बताए कि पोल्स पर पानी है, ये इंडिया का चंद्रयान 1 पहली बार दिखाया था। ये फोटो आप देख सकते हो, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये है पानी का डिटेक्शन, और इसी प्रेजेंस ऑफ वाटर को चंद्रयान 1 ने आज से करीब 15 साल पहले ही पता कर लिया था। और यही वो कारण है जिसके चलते ये माना गया है कि वहाँ पर वाटर आइस ट्रैप्ड है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मिशन में ऑर्बिटर होता है जो कि ऊपर घूमते रहता है, लैंडर होता है और रोवर होता है, तो ये जो ऑर्बिटर्स होते हैं ये किस लिए है वहाँ? ये इसलिए है ताकि वो वहाँ के सारे रीजन्स का डेटा हमें भेज पाए। तो चाहे वो इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारे देश जिसका ऑर्बिटर अभी चांद पर लाइव घूम रहा है, तो उन्हीं ऑर्बिटर्स ने ये डेटा भेजा है कि उस जगह पर आइस वाटर ट्रैप्ड हो सकता है। साउथ पोल का ये जो रीजन है, यहाँ के जो मून क्रेटर्स है वो अनटच्ड है, बिल्कुल भी सनलाइट से टच्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है, और इसलिए वो जैसे था वैसे ही है एकदम शुरू से। तो जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है, ये सोलर सिस्टम का ओरिजिन, इसका जो एविडेंस है वो अनटच्ड तरीके से वहाँ पर मौजूद है। मतलब समझ रहे हो ना कि वहाँ का जो रीजन है वो बहुत छोटे रीजन में है, वो बहुत ही ज्यादा अनइफेक्टेड है, सनलाइट से भी अनइफेक्टेड, जो एस्ट्रॉइड्स आके मून से टकराते रहते हैं जिसके चलते वहाँ क्रेटर्स बनता है, वो भी ज्यादातर इक्वेटर को आके हिट करता है, और जो पोल्स वाले एरिया है वो ज्यादातर अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो यहाँ से हमें जो भी डेटा मिले उससे हमारे सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के बारे में भी बहुत जानकारी हमें मिलेगी। ऐसी और भी कई कैलकुलेशंस की गई है जिससे ये पता चला है कि वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनफैक्ट इतनी सारी चीजें मौजूद है, और इसलिए उस जगह को दी प्लेस फॉर अनटैप्ड रिसोर्सेस माना जाता है।